बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद शारिक वक़ार अपने यूट्यूब चैनल के साथ। सामईन, आज हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में मौजूद हैं बाबर सलीम साहब। बाबर सलीम साहब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान के बड़े सीनियर मेंबर हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के, और इसके साथ साथ डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स में भी आप एम माजू के साथ एसोसिएट हैं। इसके अलावा मुनीफ ज़ियाउद्दीन एंड चार्टर्ड कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। वेरी वार्म वेलकम बाबर सलीम साहब। वेलकम सर जी, आपका शुक्रिया, आपने हमको इस काबिल समझा। तारिक भाई क्या बात है। बाबर सोशल मीडिया की बड़ी मशहूर मारूफ हस्तियों में से हैं, बड़े एक्टिव हैं, बड़ी बागो बहार शख्सियत के मालिक हैं। ही इज वेरी फेमस अमंग स्टूडेंट्स। बाबर के इनपुट्स आप देखते रहते हैं और बाबर टूरिज्म में भी बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, पाकिस्तान में घूमते फिरते रहते हैं इधर से उधर। तो आज बाबर से बात करते हैं। बाबर, सबसे पहले तो ये बताइए कि लॉकडाउन को रिलैक्स किया गया रमजान के आखिरी अशरे में, और जिस वक्त ये लॉकडाउन खोला गया उस वक्त 30,000 इफेक्टिव्स थे, और आज की तारीख में ये फिगर डबल हो गई है, 60,000 इफेक्टिव। डबल से भी ज्यादा। जी हाँ, और 60,000 से ज्यादा इफेक्टिव हो चुके हैं, और ये बहुत ही कम वक्त में 10 दिन के करीब का जो टाइम है उसके अंदर हो गए। यानी पिछले 2 महीने के अंदर 30,000 आए और एकदम हुए। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि ये हमारी तैयारी नहीं थी या हमारे लोगों ने नेग्लिजेंस कर दी, और क्योंकि इतने दिनों से घर में बैठे थे, कारोबार नहीं हो रहा, तो एकदम जो खुला लोगों ने समझा कि शायद ये बस पैनिक बाइंग हुई। लेकिन नहीं शारिक भाई, मैं इसको इस तरह नहीं दिखता, क्योंकि पैनिक बाइंग और जो कहते हैं कि लोग फ्रस्ट्रेशन में थे और बाहर निकले शॉपिंग करी, तो फिर वो अब वो चीजें खत्म हो जानी चाहिए थी। आप देखें, अभी भी ईद के दिनों में भी चलती रही हैं, ईद के बाद भी चलती रही हैं, लोग रोडों पे निकले हुए हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। एक्चुअली मैं इसको इस तरह से देखूंगा कि लॉकडाउन जो था वो रिलैक्स हो गया है, जबकि हमको लॉकडाउन, मेरा अपना ज़ाती मानना ये है कि लॉकडाउन रिलैक्स करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि लॉकडाउन स्मार्ट बनाने की जरूरत थी। और हम बेसिकली स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और रिलैक्स लॉकडाउन को ही 2 ऑप्शन समझते रहे। हम समझ ही नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली कि एक बीच में रास्ता होता है विच इज कॉल्ड स्मार्ट लॉकडाउन, जिसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट को चाहिए था कि बिजनेस एक्टिविटीज चलाएं। देखिए, कोई भी कंट्री बिजनेस एक्टिविटीज को बंद करके सर्वाइव नहीं कर सकती इकोनॉमिकली। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप इस मामले में तो मुझसे बेहतर ही नजर रखते हैं इकोनॉमिक्स पे। मगर मेरा मानना ये है कि रिलैक्स का मतलब क्या होता कि जो परमिट बेस्ड मूवमेंट अलाउड होती, लोगों को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स घर से बाहर रहना अलाउ होता, 40 आवर्स यू कैन गो आउटसाइड। उसमें आपने अपने ग्रोसरी, अपने घर के मामलात, अपने ऑफिस के सब मैनेज करने होते, तो अदर देन इमरजेंसी। तो ये स्मार्ट लॉकडाउन तक हम उस वक्त जाते हैं जब हम देखें, अगर गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि गरीब लोग जो है SMS करके और एहसास प्रोग्राम में अपने आपको रजिस्टर करवाएंगे, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ये एजम्पशन ले रही है कि गरीब और पाकिस्तान की जनरल पब्लिक जो है वो मोबाइल पे SMS यूज कर सकती है। तो फिर उसी के जरिए जो है परमिट भी लिया जा सकता था कि आज मुझे इतने घंटे, इतने बजे से इतने बजे तक मूव करना है। तो उसमें होता ये कि जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उसको बंद करने के बजाय उनको शिफ्टों में लेके जाते हैं कि आप इसको 4 शिफ्टों में 5-5 घंटे, 4-4 घंटे की 4 शिफ्टें कर लेते, ताकि सब लोगों का रोजगार जुड़ा रहता और बिजनेस एक्टिविटीज चलती रहती हैं, और लोग जो है 4 घंटे 5 घंटे के लिए ऑफिस जा रहे हैं और 1-2 घंटे अपने जो खरीदो फरोख्त करना है, जो सामान लेना है वो लेकर आ भी रहे हैं। बिजनेस साइकिल भी चलती रहती, बैंकिंग साइकिल भी चलती रहती, और एकदम से लोग पैनिक नहीं होते। शॉप्स 24 आवर्स खोले, किसने बोला आपको सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक? इसकी लॉजिक ही समझ में नहीं आती। तो ये वो कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हम मिस कैलकुलेट कर गए एज ए नेशन, एज ए गवर्नमेंट। हम लोग जो है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोफेशनल, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स एंड वी डोंट बिलीव इन लाइक पॉलिटिक्स एज सच। तो ये एज अ होल हमारी नेशन, एज ए गवर्नमेंट, हम लोग इसको रीड नहीं कर सके कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, ना कि क्लोज ना ओपन। देखिए, उसकी वजह समझिए, जो आपका सेकंड पार्ट तक क्वेश्चन का मैं एड्रेस करूंगा, उसकी वजह ये समझिएगा शारिक भाई के लोग तैयार थे या नहीं थे। इसको इस तरह देखें कि ये ह्यूमन साइकी है। अमेरिका देख लें आप,
हम तो फिर भी लिटरेसी में काफी कम है। जो बहुत ही लिटरेट और बहुत डिसिप्लिन कंट्रीज हैं उन्होंने भी बहुत वियर्डली बिहेव किया है। ये ह्यूमन साइकी है कि आप उसको जब तक बंद रखेंगे और एकदम से दरवाजे खोलेंगे तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। तो ये तो हमारी गवर्नमेंट को रिएक्ट कैलकुलेशन करनी चाहिए थी। एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा, यूएई के अंदर मैं बात हो रही थी कुछ लोगों से, यूएई के अंदर जो लोग बगैर मास्क के बाहर आ रहे हैं उनके ऊपर 1000 रुपीज का फाइन है। 1000 दरहम का, सॉरी 1000 दरहम का, 21,000 रुपीज का पाकिस्तानी फाइन है सिर्फ मास्क ना पहनने पे वन टाइम। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए इंसान का बिहेवियर है वो रेगुलेट किया जाता है सख्त कवानीन से। देखें अच्छी बात नहीं होती लॉ को बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना, लोगों को बेसिक राइट्स को दबाना, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए है या हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? सवाल ये करना है लॉजिकली कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया इसलिए गया है कि हमारी जिंदगियां सुकून में गुजरे, हम लोग एक दूसरे के राइट्स को समझें और एक इंसाफ का कानून का सिस्टम बन सके। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, बेसिक राइट की वजह से आप ये लॉकडाउन खोलते हैं और फिर ये वबा फैलती है जिसकी वजह से मुझको और मेरी फैमिली को अल्टीमेटली प्रॉब्लम होती है, हम लोग घर में अपने आप को बंद करना पड़ेगा जब ये वबा अनफॉर्चुनेटली जिस स्पीड से फैल रही है। आपने खुद बताया और एवरीबडी नोस कि नाउ 1500 to 2000 केसेस पर डे इज अ नॉर्मल केस। तो इन हालात में अपने आप को घर में बंद करना पड़ेगा। राइट टू बिजनेस, राइट टू लिव, इन दोनों में से चूज करना था। अनफॉर्चुनेटली हमने राइट टू बिजनेस चूज कर लिया। अभी आपने एक बात की, यूएई की मिसाल दी कि यूएई में जो है वो 1000 दरहम का जो है फाइन रखा गया था जो अपना मास्क उतारा। फाइन की बात यहाँ पे भी हुई, सिंध में भी की गई, और उसका रिएक्शन जो है जो सोशल मीडिया पे आया तो वो फौरन इल्जाम तराशी का एक सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है, तो कानून तो यहाँ भी लाए जा रहे हैं, और जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए बनता है, कानून लोगों के लिए बनाया जाता है, उनकी भलाई के लिए बनाया जाता है। तो लॉकडाउन भी किया गया और टाइम की ड्यूरेशन रखी। हाँ ठीक है, इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ यार, 24/7 स्पेशली जो रिटेल शॉप्स हैं उनको आप 24 घंटे खोल दीजिए ताकि रश टूट जाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप एक तरफ ये देखते हैं कि अभी जो स्टेटमेंट्स आई हैं ईद की शॉपिंग की, कि उसमें 25 अरब रुपए का डिप है। लास्ट ईयर 35 बिलियन की शॉपिंग थी, इस दफा 10 अरब का डिप आया है। तो ये जो हजूम है ये किसका था? नहीं, ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा करेक्शन करूंगा। ये ऐसा नहीं, डिप नहीं आया है, क्योंकि हम डिप देख रहे हैं, हम सिर्फ ट्रेडिंग देख रहे हैं उन चंद आखिरी के 6-7 दिनों की। हम वो नहीं देख रहे कि जो लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली थी लॉकडाउन के दौरान ही, और बहुत हैवी किस्म की। अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैंने अपनी पूरी ईद की शॉपिंग जो है ऑनलाइन कर चुका था। मैंने, मुझे कोई जरूरत नहीं, भैया कुर्ता जो पहना हुआ मेरा ईद का कुर्ता था और मैंने ये ऑनलाइन परचेज कर लिया था। तो लोगों ने ऑनलाइन परचेजिंग करी है। देखिए मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसा है। और देखिए ये ह्यूमन बिहेवियर अनफॉर्चुनेटली सख्ती से ही कंट्रोल किया जाएगा। ये कहलाती है गवर्नमेंट की रिट। आप गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज नहीं कर सकते। मैं हुआ शारिक भाई, आप हुए, हमारे जितने व्यूवर्स हैं, वी ऑल हैव अ राइट टू लिव एंड राइट टू बिजनेस। इसका बैलेंस जो है वो गवर्नमेंट ने कायम करना है, और वो गवर्नमेंट हमारे बिजनेसेस पे भी इफेक्ट ना आए, हमारे रोजगार पे भी इफेक्ट ना आए, और हमारे राइट टू लिव पे भी इफेक्ट ना आए। और उसके लिए बेहतर चीज यही थी कि हम स्लॉट्स में, राउटर्स में काम करते। जैसे अगर मैं ऑफिस की बात करता हूँ कि मुनीफ ज़ियाउद्दीन में, जैसे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, सीए फर्म है, उसमें लड़के 8 से 9 घंटे डेली काम करते हैं, तो हम 5-5 घंटों की 2 शिफ्टों में काम कर सकते हैं। तो उससे ये होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग ऑफिस के अंदर मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी चलती रहेगी तो लोगों के रोजगार भी जुड़े रहेंगे। देखें हुआ क्या, हमारे एकदम से जो लॉकडाउन इम्पोज करना, फिर उसको हटाना, जो बिजनेस पे प्रेशर बिल्डिंग हुई है ना, प्रेशर कुकर में बिजनेस गया, उसकी सीटी तो बजना बाकी है। उसकी आवाज तो आएगी लोगों को जब ये बेरोजगारी और ये अनफॉर्चुनेटली चीजें आएंगी, डिप आ रहे हैं। ये किसमें? बिजनेस एक्टिविटी में। साइकिल जो है वो स्लो हो रही है। कैश सर्कुलेशन साइकिल जितनी स्पीड से घूमेगी उतना बिजनेस फलेगा फूलेगा। कैश साइकिल जो है वो सर्कुलेशन साइकिल स्लो हो गई है। तो इस मौके पे मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इंडिविजुअल्स को कुछ राय देना चाहूंगा, क्योंकि जो बीइंग ए प्रोफेशनल, अगर मैं और आप फाइनेंस के लोग हैं, तो हम कुछ लोगों को आने वाले वक्त में जो फाइनेंशियल एंजाइटी और डिप्रेशन फील करना है, उनको
उससे बाहर निकालने की कुछ अगर हम टिप्स दे सके उनको, दैट विल बी लाइक अ बिग प्लस राइट नाउ। तो मेरे ख्याल में राइट नाउ शारिक भाई इजाजत है? बिल्कुल जी, बिल्कुल, श्योर, यू आर हियर फॉर स्पीक मेरे ख्याल में शारिक भाई इस थैंक यू। देखिए, इसमें मेरा मानना ये है कि लोगों को पूलिंग पे जाना पड़ेगा। तकाफुल का जो कॉन्सेप्ट है इस्लामिक, उस पे आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, वैसे हर केस टू केस डिफरेंट होगा, कि अगर मैं और मेरे 10 दोस्त हम मिलके पूलिंग कर लें और उसमें हम ये तय कर लें फॉर एग्जाम्पल कि भाई हमारे किचन एक्सपेंसेस जो है मंथली वो 60,000 मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो हर दोस्त उसके अंदर 6,000 रुपए डाल दे और महीने के शुरू में और महीने के आखिर में 6,000 रुपए अपने वापस निकाल ले। 10,000 डाल दे, 12,000 डाल दे, कुछ भी डाल दे, वो डाल दे उसमें पूलिंग में। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात इसका आइडिया सुनिएगा कि अगर कोई भी शख्स हम दोस्तों के सर्कल में से बेरोजगार होता है तो वो उस पूल में से अपना किचन एक्सपेंस निकाल ले। तो बेसिकली एक तरह से पर्सनल ग्रुपिंग की इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, ये तकाफुल की तरफ आना पड़ेगा। और अगर नीयत अच्छी रखें कि अगर खुदा न खासा हमें जरूरत पड़ती है हम उसमें किसी भी शख्स को निकाल सकते हैं, पुलिंग करके दे सकते हैं ताकि उसका किचन एक्सपेंस चले, बिल्कुल फाइनेंशियल डिप्रेशन में लोग ना चले जाएं। दूसरी बात ये कि अल्लाह करे कि किसी को उस ग्रुप के अंदर जरूरत ना पड़े पूल में से निकालने की पैसों की, तो जो हमने जो 10 लोगों ने फॉर एग्जांपल जो मैं केस लेके चल रहा हूँ इस वक्त एग्जांपल के तौर पर 50-60 हजार रुपए जमा किए हैं, उससे हम किसी शख्स को बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवा दें। और कोई शख्स, हम 10 के अलावा, कि भाई तुम ये रेडी लगा लो, कोई भी छोटा सा बिजनेस कर लो 50-60 हजार रुपए का, और हम बिजनेस पार्टनर हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और आप जो भी कमाएंगे एक सर्टेन लिमिट तक 30, 35, 40,000 तक आपका प्रॉफिट है, उसके बाद जो भी ऊपर होगा वो हम शेयर कर लेंगे। तो नहीं, अगर हम इस सिचुएशन को इवैल्यूएट करें तो इट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस आल्सो टू एस्टैब्लिश स्मॉल बिजनेसेस। थोड़ा डर है, एंजाइटी है, मगर यही तो मौका है कि बिजनेस एस्टैब्लिश करें लोग। एक चीज यहाँ पर मैं जी सॉरी भाई, मैं एक चीज अब एक बात करना चाहूंगा। बहुत अच्छी थ्योरी मैंने पढ़ी, मैंने एक बहुत अच्छी थ्योरी पढ़ी थी कि SWOT एनालिसिस जो होते हैं वो एक्चुअली मैंने जो पढ़ा कि वो एक धोखा है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। द रियल थ्योरी, जो बिग लाइक बिजनेसमैन जिस तरह जो बड़े सक्सेसफुल कामयाब लोग जो सोचते हैं वो है कि SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड सिचुएशन। If we see the situation with our strength, it's an opportunity. If we see the situation with our weakness, it's a threat. So I think we should focus on our strength right now, all of us, and focus on situation with our strength. We will get way out. जी शारिक भाई। अच्छा, अभी जो आप बैक टू दी आपकी जो बात की गई थी, हमारे यहाँ जो फिगर्स कोट की गई हैं, शायद बिजनेस में इतनी डिप नहीं है, और आखिरी दिनों में जो है वो जो फिगर्स बात की जा रही थी कि 25 अरब डिप हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हुई है। तो मेरे ख्याल में वैसे ऑनलाइन का हमारे यहाँ इतना शायद फ्लरिश कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना कोई डेविएशन यकीनन आया होगा, ऑनलाइन शॉपिंग हुई होगी, लेकिन ऑनलाइन की जो कॉन्सेप्ट है वो अभी हमारे यहाँ मार्केट नहीं है। बहुत कम लोग जो है उसको यूज करें, तो वी वांट टू फील एंड टच, हम उसको टच एंड फील करके चीजों को खरीदते हैं। तो डेफिनेटली डिप तो यकीनन है, ये आप भी एग्री करेंगे कि डिप यकीनन बिजनेस में हुई डिप तो है, डिप यकीनन आई है, लोगों को प्रॉब्लम हुई है और कैश फ्लोज मुतासिर हुए हैं। और जाहिर है अब आते हैं बात कि आपने कहा कि यार इस वक्त जो बात मुझे समझ में आ रही है, बोल के मुझे एक गाना याद आ रहा है इस वक्त का, जब स्ट्रिंग्स ने और इन्होंने मिलके आतिफ असलम साहब ने मिलके गाना बनाया था कि अब हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। आपने जिस तरफ ये कहा कि जी क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो भी हुआ, क्योंकि हम लोग एक फलाई स्टेट तो नहीं है, आप पीछे चले जाएं, यूरोप की साइड पे चले जाएं, अमेरिका आ जाएं, कनाडा आ जाएं, सब ये जो पेंडेमिक है तो पूरी दुनिया को हिट किया है। वहां पे क्या हुआ कि उनको उनकी गवर्नमेंट जो है वो इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करने आ गई, कोई जॉबलेस हुआ तो उसको बेरोजगारी अलाउंस मिल गया, उसका घर चल गया, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, जो बेरोजगार हुआ वो फंस गया, ठीक है। अब हर आदमी को 12,000 के एहसास में, मैं आ रहा हूँ बैक टू द पॉइंट आ रहा हूँ, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको एक जो पहलू नजर आ रहा है सबसे ज्यादा जो है वो JDC वगैरह का, या जो हमारी जो तंजीमें हैं उन्होंने बहुत काम किया। अब आप इस तरफ लेके आना चाह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि यार लोग एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हैंड करें और आपस में एक दूसरे के साथ टूल होके बिजनेस को शॉर्ट रन पे चला दिया जाए। तो बिल्कुल आपको क्या नजर आ रहा है कि आगे चल के किस किस्म के काम जो है वो आगे प्रोलॉन्ग करते हैं, क्योंकि जो क्राउडेड एक्टिविटीज हैं वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, अम्यूजमेंट खत्म आ रही है,
वाटर पार्क का काम खत्म नजर आ रहा है, यानी अब आपके पास जो ये क्लबिंग वगैरह के जो सिलसिले होते हैं खत्म होते नजर आ रहे हैं, रेस्टोरेंट्स का बिजनेस खत्म, उसमें जो है ज़्यादा डाइन आउट अब इतना नहीं होगा। तो आप क्या विजुअलाइज कर रहे हैं, कौन से काम ऐसे हैं जिसमें लोग इकट्ठे होकर मिलकर आगे जा सकते हैं? देखें, मेरा अपना मानना ये शादी भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज में जो है ना वो देखें, ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। अब लोग बोलेंगे ब्रांड नहीं प्रोडक्ट चाहिए। मुझे आप बहुत अच्छी कंपनी के जूते नहीं, मगर एक अच्छी कंफर्टेबल चप्पल में जूता काफी होगा। मुझे एक शर्ट चाहिए जो अच्छी क्वालिटी की हो, मगर ब्रांडेड शर्ट पे मैं शायद, अब लोग बेसिकली देखें, होता ही है, आप जो बात कर रहे हैं कि शॉपिंग कम हुई, जो खर्चे कम हुई पे लोगों के, आप ये देखें इतनी जॉब्स अभी गई नहीं है जितने खर्चे कम हुए हैं। लोगों ने अभी से सेविंग मूड में आ चुके हैं। जब लोग सेविंग मूड में आ जाते हैं यार कि पता नहीं कल को जॉब रहे या ना रहे, कल को बिजनेस रहे ना रहे, तो वो सेविंग मूड में आ जाते हैं। जब लोग सेविंग मूड में आते हैं तो लोग ब्रांड से अनब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर दोज बिजनेसेस और वो दोज पीपल हु आर थिंकिंग फॉर बिजनेस। देखें, बड़ी खूबसूरत बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि बिजनेस 3 दफा क्रिएट होता है। सबसे पहले यहाँ पे दिमाग पे एक बिजनेस आइडिया, उसका कागज पे, और तीसरा फिजिकल बिजनेस। तो जब हम लोग इस वक्त हम लोग जब हमारे पास एक्सेस टाइम है, हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हमें एक्सेस टाइम मिल रहा है, तो पैनिक होने से बेहतर है कि हम वो सोचें कि हमारी इनर क्या थी, हमारे इनसाइड क्या था, हम करना क्या चाहते थे, मगर हम लोगों ने करा क्यों, माशी हालात की वजह से जो काम किया। तो हम जब अपने इनसाइड को जब हम चेक करें तो हमें खुद ब खुद आवाज आएगी। और हमने चला जाना है चीप प्रोडक्ट की तरफ, मतलब कि हमने इनएक्सपेंसिव सॉल्यूशंस देने हैं लोगों को। लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत हैं। मिसाल दे रहा हूँ, अभी जैसे लोग इम्तियाज सुपर स्टोर है या बड़े बड़े स्टोर्स हैं, हाइपर है, वहां जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरीज करते हैं महीने की। मगर अब वक्त के साथ साथ देखने में आ रहा है कि ये हुजूम वाली जगहें खतरनाक होती आ रही हैं लोगों के लिए। तो लोग जो है प्रेफर करेंगे कि आप वो गली कूचों की दुकानों से ही खरीदें, क्योंकि स्टोर में रखे हुए, शेल्फ के अंदर रखे हुए सामान को 50 लोगों ने हाथ लगाया है, उठा उठा के देखा, नंबर रेट पड़े और वापस रख दिया। जबकि एक स्पेसिफिक दुकान जो गली मोहल्लों में है, उस करियाना की दुकानें होती हैं, उसके अंदर जो है वो एक शख्स या 2 शख्स जो अंदर काम कर रहे हैं वो वही हाथ लगा रहे हैं, वही टच कर रहे हैं उसको। इस सूरत हाल के अंदर जो है मेरा अपना मानना ये है कि बेसिक फूड, बेसिक क्लोथिंग, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज, इस तरह की चीजों की तरफ लोग आएंगे। सेकेंडली, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ेगा। अगर इस वक्त कोई भी शख्स जो कि नॉन टेक्निकल हो, मगर किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से एक ई शॉप छोटी सी बनवा ले और उसके वो मल्टीप्लाई करके जो तारिक रोड या सदर के इलाकों में जो बिजनेसेस हैं, उनको जाकर ये सस्ते सोल्यूशन देके भाई ये 20,000 रुपए में मैं आपकी ई शॉप बना देता हूँ। आपके ऑलरेडी कस्टमर हैं, आपकी दुकान बंद है, आप दुकान के बाहर लगा सकते हैं भाई www.flan.com, आप ये मेरी शॉप का एड्रेस अपने ये ई शॉप की देखें। ये पेंडेमिक की सिचुएशन शारिक भाई ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है, थोड़ा टाइम और लेगी ये। तो जब ये टाइम लेगी तो मेरा मानना ये है कि और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग यूज्ड टू हो जाएंगे। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि उतनी शॉपिंग नहीं हुई ऑनलाइन जितनी के हो सकती थी, क्योंकि हमारा टेस्ट है कि हम पहले कपड़े को टच करते हैं, फील करते हैं, उसके बाद हम परचेस करते हैं कोई भी चीज। मगर आहिस्ता आहिस्ता बाय फोर्स हमको उस तरफ आना पड़ेगा, चेंज तो लानी पड़ेगी अपने एटीट्यूड में, अपने लाइफ स्टाइल में। तो आज अगर मैंने एक कुर्ता खरीद लिया ऑनलाइन, चलो एक काफी है, तो फिर कल को मेरा कॉन्फिडेंस बहाल होगा तो मैं 2 लूंगा, 3 लूंगा। फिर ऐसे रिव्यूज की वेबसाइट्स, ऐसे ऑनलाइन परचेजिंग के रिव्यूज की वेबसाइट्स होनी चाहिए जहां पर लोग रिव्यू दे रहे हो। जिस तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ग्रुप है फूड के जो हमारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे, तो ऐसे ही मुख्तलिफ किस्म की स्पेशलाइजेशन दौर आ रहा है। स्पेशलाइजेशन, ब्रांडेड नहीं, प्रोडक्ट। मुझे घड़ी चाहिए, अब मुझे ब्रांडेड घड़ी नहीं, मुझे टाइम बताने वाली घड़ी चाहिए। मुझे ब्रांडेड शूज नहीं, अब मुझे वो शूज चाहिए जो दिखने में मुनासिब और कंफर्टेबल हो। तो लोग अब इस तरफ आना शुरू करेंगे। तो बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंसर है, देखें कारोबार में शारिक भाई, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा बिजनेस डेवलपमेंट, उसमें मैंने एक चीज पढ़ी कि बिजनेस करो मगर इन्फ्लुएंसर के साथ रह के सीखो चीजों को। मार्केट में जो यूजर के डिसीजन पे इन्फ्लुएंस डालते हैं, हमें भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर की जरूरत है। ऐसे जो क्लोथिंग के ऊपर ऑनलाइन रिव्यू दे रहे हो, ऐसी वेबसाइट, ऐसी सोशल मीडिया ग्रुप्स की जरूरत है। ऑनलाइन जो है वो डिलीवरी ऑफ फूड्स पे सारा काम हो रहा है। इस तरह से मेडिसिन के ऊपर कि इस वक्त कौन सी
ऑनलाइन मेडिकल डॉक्टर्स की फैसिलिटीज है जो बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, कि ये चीजें अब बढ़ेंगी आहिस्ता आहिस्ता। अभी मैं एक लड़के से बात कर रहा था, ब्यूटीफुल थॉट्स ही हैड। उसने बोला सर मैं जो हूँ एक जबरदस्त सा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, और अब अगेन यहाँ पे फंडिंग की बात थी, तो मैंने ये बात जो कर रहा था कि पूलिंग हो और पूलिंग में बचे हुए पैसे इस तरह के फंड्स में फंड्स जो है वो इस तरह के प्रोजेक्ट में लगे पार्टनरशिप बेसिस पे, जिसको हम तकाफुल से जो है बिजनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। कि उस बच्चे ने आइडिया दिया कि हम गूगल मैप के जरिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल या क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गवर्नमेंट ने, उस पे उसका डाटा रखे वहां पर, लाइक लोकेटर का नाम था उसका, मैंने खुद उसका टेस्ट करके देखा, बहुत जबरदस्त। और वहां से एम्बुलेंसेस को बकायदा गाइडेंस मिल रही हो कि भाई इस हॉस्पिटल में इतने बेड खाली हैं, इस हॉस्पिटल में इतने वेंटिलेटर खाली हैं, ताकि वो डिसीजन मेकिंग एम्बुलेंस के अंदर ही हो जाए कि कहाँ जाना चाहिए इसको, rather than कि वो एक हॉस्पिटल पे दूसरे हॉस्पिटल पे तीसरे हॉस्पिटल। ये चीजें अब देखें अब मार्केट में आना शुरू होंगी। हम लोग एक बहुत जरूरी हमारे एक गैजेट की जरूरत पड़ेगी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट्स हैं, उसकी ऑनलाइन जो है वो चेकिंग चल रही हो, बाकायदा लोगों के हाथ में गैजेट्स बने हुए हो और मोबाइल से ऐप जो कनेक्टेड हो, और जिस शख्स का भी ब्लड प्रेशर या फिर जो हार्ट बीट है वो एक सर्टेन लेवल से नीचे जाती है, तो इमीडिएटली आप जो है एम्बुलेंसेस को नियर बाय एम्बुलेंसेस को सिग्नल चलाया कि इस लोकेशन पे फौरन पहुंचिए यहाँ पे। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ेगा। देखिए लोगों की नीड्स बढ़ रही हैं, लोग हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं, सही है। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताता हूँ कि ईद के तीसरे दिन मैं एक जनाजे में शिरकत हुआ 13 साल की बच्ची के, और बहुत अफसोस हुआ कि वो बच्ची जो है सरवाइव नहीं कर सकी, और उसके पेरेंट्स समझ नहीं सके कि वो बच्ची आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होती चली गई, डिक्रीज होती है इसके हेल्थ, और एकदम से कोलैप्स कर गई। तो ये वो चीजें हैं जो हम देख रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि जो लोग जो है बीमारी में डर रहे हैं डॉक्टर के पास जाने में, और उनको जो है नुकसान भी हो रहा है। तो इस तरह की चीजों की टेक्नोलॉजी, अगेन आपकी और मेरी जो एक्सपर्टीज है, उस एक्सपर्टीज को देखते हुए अगर हम कोई भी चीज मार्केट में लॉन्च करते हैं जो लोगों की जरूरत के मुताबिक हो। फॉर एग्जाम्पल आप और मैं फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, हम फाइनेंस अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनेंस में काफी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका भी मेरा भी। हम इस वक्त ये जो इदारे हैं कि पूरी री इंजीनियरिंग होने जा रही है, हम उनके एसओपीज डिजाइनिंग और री इंजीनियरिंग ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, वर्चुअल सीएफओ लॉन्च करने का बेस्ट टाइम है इस वक्त, कि एक बंदा जो क्वालिफाइड बंदा हो वो 5-6 मीडियम साइज बिजनेसेस का सीएफओ बन जाए और हफ्ते में एक दिन सब जगहों पे दे, और एक जो है इंटर्नी हर कंपनी में बैठा दे, और वो इस तरह से बिजनेस उन कंपनीज को बाकायदा फैसिलिटेट करे। तो बेसिकली जब ये चीजें आ रही हैं तो हमको मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज भी आएंगे। मेरा मानना ये है कि इंसान अपने आप को देखे, अपनी एक्सपर्टीज स्ट्रॉन्ग एरिया देखे, और अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए इस सिचुएशन में बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकाले। बहुत बेहतरीन बात की आपने। अगर कोई मुसीबत है या कोई प्रॉब्लम है तो देयर इज अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज देयर। अच्छा, आप एजुकेशनिस्ट भी माजी के साथ एसोसिएट है। हमारा फिलहाल एजुकेशन सिस्टम शट डाउन हुआ है, इम्तिहान रुक गए हैं, ये मसाइल आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं, हमारे भी बच्चे घरों पर बैठे हुए हैं। बाहर ये देखने में आया, जो सोशल मीडिया के ऊपर चीजें शेयर की जा रही हैं, कि बड़े बड़े ग्राउंड में बिठा के कोरिया के अंदर इम्तिहान ले लिया गया। ठीक है, चाइना के भी जो आ रही हैं वीडियो शेयर हो रहे हैं कि उन्होंने प्राइमरी लेवल के बल्कि नर्सरी लेवल के स्कूल खोले, और किस तरह से खोले वो आप सबने देखा कि उन्होंने सैनिटाइजर लगा दिए और बच्चों को जो है वो पहले सैनिटाइज करते हैं, फिर एजुकेट करते हैं, आगे मास्क की शील्ड लगाई हुई है। व्हाई डोंट वी इम्प्लीमेंट सच थिंग हियर? हम यहाँ नहीं कर सकते कि आप एक यूनिवर्सिटी के साथ मौजूद हैं, क्या वहाँ हम कुछ नहीं करके, हमारे पास इतना बड़ा नेशनल स्टेडियम मौजूद था, वहाँ टेंट लगा देते यार, इम्तिहान नहीं ले सकते? मैं एक लेमैन की तरह सवाल कर रहा हूं। बहुत ही जबरदस्त आपने सवाल किया है। आज ही मेरी एक मीटिंग हो रही थी ऑनलाइन इसके हवाले से, और मैंने यही पॉइंट रखा था कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस बेसिक फिलॉसफी ऑफ दिस गवर्नमेंट, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, कि आपने दुकानें खोल के एक आम आदमी और हर किसी पे, रेडी वाले पे, हर किसी पे आपने यकीन कर लिया कि वो एसओपी फॉलो कर लेगा, और जो कि द मोस्ट एजुकेटेड सेगमेंट ऑफ योर सोसाइटी इज योर यूनिवर्सिटीज, योर कॉलेज और स्कूल्स, आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि वो जो है एसओपीज फॉलो करेंगे। इसमें तरीका था, देखिए एक क्लास के अंदर अगर फॉर एग्जांपल 40 स्टूडेंट बैठते हैं, आप उनको 4 शिफ्टों में कर लें,
उस क्लास को 4 शिफ्टों में कर लें, पीर मंगल बुध एक क्लास, जुमेरात जुम्मा हफ्ता एक क्लास, और वो अगर 4 घंटे क्लास होती है 2 घंटे एक फर्दर क्वार्टर और 2 घंटे फर्दर क्वार्टर, तो 40 की जगह 10 बच्चे आगे बैठेंगे और वो सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगी। वहाँ प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटी में हर जगह टीचर्स हैं, वो 10 बच्चों को पढ़ाएंगे, वो 10 बच्चे 2 घंटे बाद चले जाएंगे, फिर अगले 10 बच्चे आ जाएंगे। पीर मंगल बुध आपने एक सेशन कर लिया, हाफ क्लास हो गई, और फिर हाफ क्लास आपने जो है वो जुमेरात जुम्मा हफ्ता कर लिया। तो यू कैन हैव, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। वो ये वाली बात जो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि इस कौम को शायद जूतों और कपड़ों की ज्यादा जरूरत है और तालीम की नहीं है, तो हमने जो है वो जो हमारा वो सेगमेंट जो मोस्ट एजुकेटेड एंड मोस्ट रिलायबल सेगमेंट हो सकता है, आप उस पे कम रिलायंस कर रहे हैं एसओपीज के मामले में, और जनरल पब्लिक पे आप ज्यादा रिलायंस कर रहे हैं। अगर के मेरा मानना अगेन ये है कि बहुत, मैं बात अहम बात कर रहा हूँ, मेरा अपने तजुर्बे से कर रहा हूँ एजुकेशन फील्ड में, कि जो बच्चे होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, स्कूल आते हैं, और वहां से जो चीज सीखते हैं वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और अपने घर वालों की लाइफ में भी इंप्लीमेंट करवाते हैं। अगर ये एसओपीज इंप्लीमेंट करवा के और ये एग्जाम्स करवाए जाएं और ये एसओपीज इंप्लीमेंट करवा के जो है वो क्लासेस कंडक्ट की जाए, यस मॉडिफिकेशन तो आनी पड़ेगी। किस तरह से आएगी? फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने हाफ लेक्चर जो है वीडियो रिकॉर्ड करके पहले से बच्चों को छोड़ दूं, और वो टाइम जो रिड्यूस हो जाएगा, अब 2 घंटे की क्लास की जगह 40 मिनट्स की क्लास होगी, उसके अंदर हम बैठ के फिजिकली 10-10, 8-8 बच्चे बैठाकर और उनसे डिस्कशन कर लें। और वो जो हमने वीडियो लेक्चर लगाया था वो बच्चे देखकर गूगल क्लास के ऊपर या कहीं पर भी हमने जिस प्लेटफॉर्म पे भी हमने वो रखा था, बच्चे वो वीडियो लेक्चर देखकर आ जाएं, 10 बच्चे आए एक साथ, दे कैन नॉट लीव, हर क्लास के बाहर सैनिटाइजर लगे हुए हों, सैनिटाइज करके आ रहे हो, मास्क मस्ट हो, तो हर जो इदारा है उसके बाहर जो सैनिटाइजिंग गेट लगे हुए हों। देखिए शायद भाई एक बात बड़ी अच्छी मैं इंटरेस्टिंग बोलूंगा, या तो मान लें कि ये एसओपीज धोखा है या ये एसओपीज सही है। अगर ये एसओपीज सही है तो आपको मोस्ट एजुकेटेड सेगमेंट पे अप्लाई करके पहले टेस्ट करने यहाँ पे करना चाहिए, और अगर ये धोखा है तो सभी खोल दें। अच्छा, एक बड़ा मैंने इसको जस्ट कनेक्टेड विद द मसाजिद के ऊपर बड़ी बात हुई, बड़ी लेते हुए शुरू में, और इस वक्त सबसे ज्यादा जो मुनज़्ज़म चीज नजर आई वो मसाजिद में ही नजर आई है। क्या आपने, मैंने पूलिंग वाला आइडिया दिया है ना, ये पूल करने का आइडिया और ये सारा आइडिया, मेरा मानना है कि मस्जिदों के नेटवर्क को, इमाम बारगाहों के नेटवर्क को, मंदिर के नेटवर्क को, चर्चेस के नेटवर्क को यूज करना होगा। देखिए ये रिलीजियस जगहें हैं, यहाँ पे लोग आके बैठते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो चर्च जाएगा, जो हिंदू है तो मंदिर जाएगा, मुसलमान है तो मस्जिद आएगा, इमाम बारगाह जाएगा। जो अपने रिलीजियस जगह पे कोई झूठ नहीं बोलता, हर किसी की एक फीलिंग एसोसिएट होती है उस जगह पे कि भाई ये हमारे पालने वाले का घर है, यहाँ पे झूठ नहीं बोला जा सकता। वहां पर एक्चुअली ये सोशल वर्क अगर किया था, ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन उसके थ्रू की जाती, जो मुझे जेडीसी की सबसे अच्छी बात लगी कि उसने मस्जिदों, इमाम बारगाहों और चर्चेज और मंदिर के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करवाया। ये देखें, आपने ये वो जगह है जिनको अपने इलाके के गुरबा के बारे में भी ज्यादा बेहतर नॉलेज है एज कंपेयर कि मुझे और आपको तो नहीं पता होगा ना पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को तो नहीं पता होगा, मगर हर इलाके की मस्जिद को पता होगा। ये मस्जिदों के अंदर ही पूलिंग हो रही हो, वहीं पे पूलिंग के जो पैसे बच रहे हो वो गरीब बच्चे जो बिजनेस आइडिया अच्छे लेके आ रहे हैं उनको ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो। तो बेसिकली अब वो वक्त आ गया है जब हमको अपनी इबादत गाहों को सिर्फ इबादत गाहों से ज्यादा इकोनॉमिक सेक्टर्स का हब बनाना पड़ेगा, सोशल वर्क का हब बनाना पड़ेगा। दैट कैन बी अ वंडरफुल थिंग टू इम्प्लीमेंट। हमने देख लिया जितना तनकीद मस्जिदों पे और इन चीजों पे किया रही थी, उतना ही ऑर्गेनाइज तरीके से हम सब ने नमाजें पढ़ी, जुम्मे की नमाज पढ़ी, ईद की नमाज पढ़ी, सारे मामला बहुत अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से अपनाए गए। तो मेरा मानना ये कि ये नेटवर्क जो है ना, इसको अगर हमने मिस किया तो हमारी बदकिस्मती होगी। यही नेटवर्क हमने यूज करना चाहिए इसको। लगता है आपको कॉल आ गई किसी मस्जिद से? नहीं ये तो नहीं है मस्जिद से, तो चलो ये तो सकट करेंगे। अच्छा, ये वंडरफुल सेशन ये जाता जा रहा है आगे माशाल्लाह से। सेकेंडली ये जो अभी हमारे यहाँ अभी जो बात हुई है अभी, लेकिन साथ साथ ये है कि एक इम्पोर्टेंट एरिया जो मेरा ख्याल है हमारी हुकूमतों के लिए भी शायद आउट ऑफ कंट्रोल है, खासतौर पे जो हमारे यहाँ जो ऑब्वियसली लिटरेसी रेशो इतना कम है, और हमने अभी आपने खुद फरमा दिया कि हमने लिटरेट लोगों को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया कि यार उस साइड पे तो हम गए ही नहीं है। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा चंक है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को देखते हैं तो उसके हिसाब से 55% लोग हमारे यहाँ लिटरेट हैं, वो जो दस्तखत कर लेते हैं। पहले मैं उसको फिगर को सही मान लेता हूँ,
45% वो लोग हो गए जो लिटरेसी रेशो से नीचे हैं, ठीक है। नाम भी नहीं लिख सकते अपना, नाम भी नहीं लिख सकते अपना, या ले भी नहीं सकते, ठीक है ना। अब अंग्रेजी तो दूर की बात है, उर्दू में बात नहीं कर सकते या उर्दू में भी नहीं। तो वहां आपने अपने ये एसओपीज जो है, अगर ये सही है तो इनको कैसे पहुंचाना है, इसका कोई ना कोई फ्रेमवर्क तो हमें बनाना पड़ेगा ना। हम ये तो सोच के नहीं बैठ सकते कि यार बस ये तो मजबूरी है भाई, ये खुलेंगे तो ये आएंगे, या उन पे जूते बरसाएंगे यार। नहीं, मैं आपको वही वाली बात बोलूंगा। देखिए शारिक भाई, अगर आप पाकिस्तान के लोगों के बिहेवियर स्टडी करें तो इसमें होता ये है कि जो पढ़ा लिखा सेक्टर है या जिसको फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल सेक्टर है, वो जो चीज करता है वो फैशन बन जाता है बाकी सब लोगों में। ये पाकिस्तान में फैशन ट्रेंड्स जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग और एजुकेटेड सेक्टर से आते हैं लोगों में। तो अगर हम एसओपीज को पहले इन लोगों में इंप्लीमेंट करवाते, प्लस मैं समझता हूं कि ये तालीमी इदारे, क्योंकि मैं भी तालीमी इदारे से बिलोंग करता हूं, ये तालीमी इदारों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टूडेंट से इस वक्त सोशल वर्क करवाएं और उनको बाकायदा इंडस्ट्री में भेजकर और वहां से ये सारे काम करवाएं कि उन लोगों को भेजें। और जिस तरह से आपको क्रिएट आर्ट्स पूरे करने जरूरी हैं शारिक भाई, कि आपने 40 क्रिएट आर्ट्स करने हैं, 30 क्रिएट आर्ट्स करने एक साल में, तो इस वक्त सबसे जरूरी ये बात है कि बच्चों को बाकायदा ये सोशल वर्क करवाया जाए यूनिवर्सिटीज के अंदर। उन बच्चों को वहां पे ये सिखाकर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, और फिर वहां से फिर इन जगहों पर भेज के ये एक्सरसाइज करवाई जाए, इसके नंबर रखे जाएं। ये जरूरत है इस वक्त की। स्काउट्स, हम अपने बचपन में देखते थे, स्काउट्स बड़ी एक मुनज्जम तंजीम होती थी जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। स्काउट्स के अंदर यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। आप ये टाइगर फोर्स वाइगर फोर्स छोड़ दीजिए सर, आप इन्हीं चीजों को एग्जीक्यूट कर दीजिए, जो बने हुए ऑलरेडी एग्जीक्यूट हुए आपके प्लान हैं उन्हीं को आप कर लें। कि आप स्काउटिंग को आप फरोग दे दें, आप हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर जो स्कूल है उसको पाबंद कर देते कि 15 साल से ऊपर के बच्चे या 16 साल से ऊपर के बच्चे को एक थ्रेशोल्ड लगा लेते, और उसके बाद उसके अंदर जो है वो आपने जो स्टूडेंट हैं उसमें से 25-30% बच्चे जो है एलोकेट करने फॉर दिस सोशल वर्क। ये देखें, इट्स लाइक अ वॉर फॉर अस। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फौज ही आएगी और फौज ही हम लोगों को कोरोना से लड़ना भी सिखाएगी। हमें खुद सीखना होगा। मगर ये टीवी के ऊपर एड चलाना कि लड़ना नहीं, हमें डरना नहीं, हमें लड़ना है, और इस तरह की छिछोरपने से हम जो ब्रांड एक्टिवेट करके मार्केटिंग के नया टूल तो निकाल सकते हैं, मगर इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे लेके जाता है। नंबर एक चीज शारिक भाई, मैं आपको यहाँ पर एक वाकया कोट करूंगा और वो बड़ा जबरदस्त वाकया है, मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। कि जब अमेरिका और रशिया में, यूएसएसआर में लड़ाई हो रही थी चांद पे जाने की, और कोल्ड वॉर का जमाना था, तो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि हम चांद पे पहले मुल्कों का जो पहुंचेगा और हम इसके लिए एक्स्ट्रा बजट इतना दे रहे हैं। बड़ी तनकीद हुई इस पे। तो नासा में सारे जो न्यूज के जर्नलिस्ट थे उनको बुलाए, मेजर जर्नलिस्ट को, और वो ब्रीफ करा जा रहा था कि हम जो है पहले पहुंच जाएंगे इस तरह से। तो उसमें से एक जर्नलिस्ट जो है वो रेस्ट रूम गया, वॉशरूम गया, तो वहां पे एडिटोरियल स्टाफ पोछा लगा रहा था, मॉपिंग कर रहा था। तो ऐसी छेड़ने के गर्ज से पूछा क्या कर रहे हो, उसने जवाब क्या दिया, ये बहुत सुनने वाला है। उसने जवाब दिया कि मैं चांद पे पहले अमेरिकन को पहुंचाने में मदद कर रहा हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से लेके बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, जितनी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी हम एज ए नेशन उतना सरवाइव कर पाएंगे। इस वक्त सॉरी मैं तनकीद कर रहा हूं, मगर हाँ इस वक्त हमें रेट गवर्नमेंट की नजर नहीं आ रही। बिजनेस कम्युनिटी हो, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हो, हमारे फला सेगमेंट वाले ट्रांसपोर्टर हो, जो प्रेशर डाल के अपनी बात मनवा रहा है वो मनवा रहा है। और आप देख लीजिए यही वजह कि सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर पीछे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, रोडों पे निकल के हंगामा नहीं कर सकते, तो असातिज़ा जो है परेशान हो रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को रेट कायम करनी होगी अपनी। खान साहब के लिए बहुत जबरदस्त सुनहरा मौका है अपने आप को एज ए लीडर मनवाने का, कि एक वन स्टेटमेंट दें जो भी वो समझते हैं, गुड बैड अगली जो समझते हैं वो स्टेटमेंट दें और बोले बस ये स्टेटमेंट है, जिसको जो नहीं मानेगा गवर्नमेंट फिर उसको नहीं मानेगी, खत्म, खलास, फिनिश। दिस इज वन स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। और उसकी रेट, बुरा लगेगा लोगों को, अपने ऊपर जुल्म होता हुआ फील होगा, मगर ये सख्ती जरूरी है आपकी, मेरी और इन लोगों की भलाई के लिए। अच्छा, नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो आपसे एक लास्ट सवाल। जी सर। बिजनेस की मोडालिटीज जो हैं वो जिंदगी के रहन सहन भी तब्दील हो रहे हैं,
ठीक है, और बिजनेस मोडालिटीज भी चाहिए। आप एजुकेशन की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में हमारे एकेडमिया में भी कुछ फर्क आएगा। हमें नए अंदाज में सोचना पड़ेगा, नए अंदाज में पढ़ना भी है और नए चीजों को पढ़ाना भी है। आप समझते हैं कि अब हमें अपने जो पुराने जो हमारे सिलेबसेस हैं, जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, रिविजिट करना होगा। शारिक भाई, मैं आपको ये अपडेट कर दूं कि वो वक्त आ नहीं रहा, वो वक्त आ चुका है। ऑलरेडी तालीमी इदारों ने कर दिया है। मैं अगर बात करूं मुख्तलिफ, मैं यहाँ पर किसी स्पेसिफिक तालीमी इदारे का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारे इदारा है ICMA पाकिस्तान, जिससे मैं और आप बिलोंग करते हैं दोनों, उसने भी ऑनलाइन एग्जाम का रिमोट एक्सेस देकर और वो प्रोसेस शुरू कर दिया है ऑलरेडी। एक मिनट, लेट मी अपडेट यू। मैं वो फंक्शनैलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं सिलेबस की बता रहा हूँ। हाँ, मैं वो बात कर रहा हूँ कि चेंज नहीं, तो वो एग्जाम चेंज हो रहा है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्यों मैं बोलूँगा एग्जाम का पैटर्न चेंज होने से क्या होता है कि पूरा एग्जाम का पैटर्न केस स्टडी बेस और रियल एग्जाम्स पे चला गया। अब वो ट्रू एंड फॉल्स और हेडिंग्स लिख दीजिए, उससे हम बाहर निकल आए, क्योंकि अब वो चीजें रिमोट एक्सेस में नहीं हो सकता। रिमोट एक्सेस में केस स्टडी रिजॉल्व करना होगा, जो कि इट विल बी मोर रियल टू बिजनेस सिनेरियोज, और रियल वर्ल्ड से काफी रिजेम्बलेंस होती है इन चीजों की, जो कि बेहतर स्टडीज मानी जाती है इंटरनेशनली। वी आर फोर्स टू अडॉप्ट दैट एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज उसकी बेस पे ये वाले ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है। तो केस स्टडी बेस चले गए। कोर्सेज को मॉडिफाई किया जा रहा है। कोर्सेज को मॉडिफाई किस तरह से किया जा रहा है? एजुकेशन सेक्टर में अभी मैंने एक मीटिंग अटेंड की थी, उसके अंदर ये रिसेंटली हमने देखा भी है, ये वहां पर अभी बात भी हो रही थी कि अकाउंटिंग के जो कोर्सेज थे, अब वहां पर ऑलरेडी ब्लॉकचेन, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स, डाटा एनालिटिक्स आ चुका है। अब BBA के बच्चे को डाटा एनालिटिक्स पढ़ाई जा रही है, उसको AI पढ़ाई जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अब बैचलर्स में, बिजनेस के बैचलर में, BS अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस के अंदर फाइनेंशियल्स आ चुके हैं। अभी बताया जा रहा है कि क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग की तरफ आना पड़ेगा हमको। तो ऑलरेडी ये चीजें जो है वो इनकलकेट की जा रही हैं कोर्सेज के अंदर, क्योंकि अब दिस इज द फ्यूचर। देखें, जो बेहतरी है, अगर मैं इसको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि एक दफा आपको एक बेहतर चीज का चस्का लग गया ना, आपको एक बेहतर चीज आपने टेस्ट कर ली, तो फिर यू विल नॉट कंप्रोमाइज, क्या उससे कम पे आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इस वक्त दुनिया जो है वो बेहतर इस एजुकेशन को टेस्ट कर रही है। डिफिकल्ट है, चेंज है, अडॉप्ट करनी पड़ेगी चेंज, मगर केस स्टडी बेस, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ, मोर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, मोर रिलेटेड टू द डायनेमिक वर्ल्ड। कोर्स भी अब डायनेमिक हो चुके हैं, और उसको जो है सारे बोर्ड ऑफ स्टडीज जितने भी यूनिवर्सिटीज के इदारों के हैं वो उसको रिवाइज कर रहे हैं ऑलरेडी। थैंक यू वेरी मच बाबर, बड़ा फ्रूटफुल आपके साथ डिस्कशन रहा। इंशाल्लाह आपके साथ अगला सेशन कोई और बड़ा डिटेल सेशन करते हैं। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सामीन, जो बाबर की बातों से यकीनी तौर पे हम और भी सेशन में देखते रहे हैं, बात करते रहे हैं कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमें आने वाली चेंजेस के साथ साथ अपने चेंजेस को अडॉप्ट भी करना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को लाना है, और सबसे बढ़कर यह है कि हमें एक दूसरे का इस मौके पर खुद हाथ थामना है। तो बाबर ने जो कूलिंग सिस्टम की बात की, आई वुड अप्रिशिएट के ये बड़ा अच्छा, थोड़ा सा इन्होंने माइक्रो लेवल में बात की, फिर उन्होंने मसाले से शुरू करी, फिर उसके बाद इसको आप थोड़ा सा माइक्रो लेवल में भी सोच सकते हैं। कराची की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है जी। अगर 2 करोड़ की आबादी मान लें और कराची का हर बंदा सिर्फ 1 रुपया महीने में कंट्रीब्यूट कर दे तो 2 करोड़ रुपए बन जाते हैं। इससे आप एक छोटी सी रिटेल की मार्केट खोल सकते हैं, तो छोटी मोटी फैक्ट्री लगा सकते हैं। 20 से 25 से 50 खानदानों के घर वहां से चल जाएंगे, तो उसके साथ जो अलाइड बिजनेस है वो भी चलना शुरू हो जाएगा। 100 से ज्यादा लोगों के घर के किचन चलते हैं वहां से, और अगर आप उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देख लीजिए तो वो 12 महीने का कैपिटल भी आपको प्रोवाइड करते हैं। बाबा वुड एग्री विद मी। और साथ साथ ये भी सोच लीजिए कि अगर आपने खाली अपनी हुकूमतों की तरफ देखना शुरू कर दिया तो उनको हर काम करने के लिए वो बहुत ज्यादा मैक्रो लेवल पे सोचते हैं। उनका बजट कम से कम अरबों खरबों का होता है। तो अपने एक दूसरे का खुद हाथ थामिए। हम इतनी बड़ी अल्लाह का करम है, हम खुद अपने यहाँ सेल्फ जनरेट कर सकते हैं। हम एग्रो बेस्ड कंट्री हैं, हमारे अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि हम बगैर किसी इंटरनेशनल फंडिंग के, बगैर किसी इंटरनेशनल सपोर्ट के हम अपने लोगों को खुद खिला सकते हैं। जरूरत अपने अंदर के पोटेंशियल को तलाश करके उसको उजागर करके एक दूसरे का हाथ थामने, एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है, रादर देन कि हम सिचुएशंस को एक्सप्लॉइट करें। बहुत शुक्रिया बाबर फॉर योर इनसाइट। थैंक यू वेरी मच। शारिक भाई, मैं आपके चैनल के जितने प्रोग्राम है उसको मैं देख रहा हूँ मुसलसल, और मैं एक बात बोलूंगा कि अच्छी उम्मीद लोगों में लेके आ रहा है।
और आपकी जो इस आज की कंक्लूजन था, इससे भी बात बोलूं कि और आपका जो जितने प्रोग्राम है उसमें मैंने जो समरी देखी है वो ये है कि आप मुसलसल फोकस कर रहे हैं कि लोगों को मछली नहीं खिलाओ, लोगों को मछली पकड़ना सिखाओ। आपने मुसलसल जो बात कर रहे हैं, जिस तरह के टॉपिक्स आप डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के आप सोसाइटी के, दैट्स वंडरफुल, हेड्स ऑफ यू। Thank you, Babar. See you next time.